सर पहले सगळ्यात पहिला प्रश्न हा आहे, मराठी हिंदी नहीं हिंदी, अच्छा सबसे पहले सवाल ये है कि ये सीट अभी शिवसेना नहीं तो बीजेपी लड़ने वाली है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लड़ाई कोई भी लड़े, कम से कम ये जाहिर तो करे कि आप औरंगाबाद से किसको लड़ाने वाले हैं, कौन सी पार्टी लड़ने वाली है, कम से कम ये तो डिसाइड कर ले कि या हो रहा ऐसा हो रहा है कि कोई लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, इस वजह से है तो आप छुप के बैठे हुए हैं कि नहीं भाई अभी हम डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अमित शाह साहब कल के स्टेज के ऊपर से ऐलान कर देंगे कि हम ये सीट भाजपा लड़ने वाली है, और अगर एकनाथ शिंदे साहब अगर ये सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिए तो हम उनके पीछे भी ईडी लगा देंगे करके। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये कल कुछ ना कुछ तो ऐलान करेंगे, लेकिन ठीक है आए हैं बोले है उसमें अब जल्द से जल्द डिक्लेयर करें ताकि हमको भी पता चले कि हमारे मुकाबले में कौन आने वाला है। ये तो तय है कि उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजी नगर से कमल भेजना चाहिए यहाँ से, इसका ये मतलब उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, और वही कमल के बाजू दूसरे जो धनुष्यबाण वाले है तो वो धनुष्यबाण वाले भी दावा कर रहे हैं ना कि ये मेरी सीट है करके, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये ट्रेडिशनल शिवसेना की सीट है करके, तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम मेरी उम्मीद ये थी कि अमित शाह साहब का जो स्वभाव है ना उसमें कि जैसा मेरे बारे में बोल रहे थे कि तुमको उखाड़ के फेंक डालेंगे, तो उनके बारे में भी बोलना था कि अगर तुमने ज़्यादा फड़फड़ करे तो तुमको भी उखाड़ के फेंक डालेंगे करके, उसमें या ऐलान करना था कि भाई हम लड़ने वाले हैं, कमल ही लड़ने वाला है करके। उन्होंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की है मेरे हिसाब से। सर इसमें मजलिस को उखाड़ के फेंक देने की बात कही है उन्होंने। हाँ, अच्छा लग रहा था उनके मुंह से ये ऐसे शब्दों का सुनने का कि देश का जो गृह मंत्री है जो एक सभ्यता के हिसाब से, एक तहजीब के हिसाब से जिस तरीके से बात करना चाहिए उसके अंदर है, आप अपने बारे में बताइएगा कि हमको क्यों वोट करना चाहिए, हमको क्यों जिताना चाहिए। हाँ, तो मुझे अमित शाह साहब का ठीक है जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से उनकी भाषा जो है वो उनको सूट करती है, उखाड़ के फेंक डालेंगे करके। अब देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर है तो कौन किसको उखाड़ने वाला है, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि 48 सीटों में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, यानी कि आप खुद जानते हैं कि जो 3 सीटें आप छोड़ रहे हैं उसमें 1 सीट जो है वो मेरी ही है अमित शाह साहब। इसलिए है तो सबसे डर जो रहता है ना, वो डर ने आपको सबसे पहले यहाँ पर खींच कर लेके आया है कि चलो पहले अपने को यहाँ पे जाके मेहनत करना है करके। उसमें आइए आप देखेंगे आपका कितना आप कामयाब होते हैं आपके दावों पे। कल का उनका पूरा भाषण अगर देखा जाए तो 370 है, 3 तलाक है, सर्जिकल स्ट्राइक, इसी पे बात हुई पूरी, लेकिन जो मसले मराठवाड़ा के उसी पे किसी ने गौर नहीं किया। देखिए, देश का इतना बड़ा मंत्री जब यहाँ पर आता है उसमें, तो आप पूरे शहर के अंदर है तो मेरे हिसाब से हज़ारों से होर्डिंग्स लगाए हैं, तो लोगों की उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री यहाँ पर आ रहा है तो उस ज़िले की, उस रीजन की, उस क्षेत्र के बारे में बात करेगा कि यहाँ के किसानों के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, किसानों के आत्महत्याओं को रोकने के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, उनको ज़्यादा भाव देने के लिए हम ये फैसला किए हैं, करने वाले हैं करके। जो यहाँ पर बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम ये बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप वही पुराना राग अगर हर 5 साल के बाद आकर रचेंगे कि भाई वो 370 हमने हटा दिए, हमने मंदिर बना दिए है, हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया है करके, ये नेशनल इश्यूज लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, अपने यहाँ के मुद्दे मसले मसाइल सुनने के लिए आए हैं उसमें। और कब तक आप ये राग रचते रहेंगे कि हमने है तो 140 करोड़ लोगों को है तो इंजेक्शन दिया है करके। अमित शाह साहब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला था, आपका बस चला तो आप ये बोलेंगे कि वो इंजेक्शन का इन्वेंशन भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है और आप डॉक्टर का रोल अदा करके आप इंजेक्शन देते बैठे थे। आपने ये बोलना चाहिए कि इस देश के डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का, नर्सेस का, जो वॉलंटियर्स रास्ते के ऊपर थे उन लोगों का धन्यवाद अदा करना। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दिया, अब क्या 100 साल तक अब यही राग रचते रहेंगे आप? सारी दुनिया के अंदर कोरोना हुआ था, कोई भी वहां का वजीर आजम, पंत प्रधान है तो अपनी पीठ थपथपाते नहीं घूम रहा कि मैंने इंजेक्शन टोचा, मैंने इंजेक्शन दिया है करके। ये आप ही लोग हैं कि आप इतने सारे, और सुनिए एक बात, जितने सारे लोग क्योंकि मौत हुई है ना उसके लिए भी आप जिम्मेदार है, उसका भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लीजिएगा। कई सारे अस्पताल थे जहां पर बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, मेडिकल स्टाफ नहीं था, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप? मैंने टोचा, मोदी जी ने 140 लोगों को टोचा है करके, यही राग रचते रहेंगे। और एक बात यह है अमित शाह साहब अगर इतना अच्छा काम किए हैं देश के अंदर तो हजारों होर्डिंग्स लगाने की जरूरत नहीं थी उसके अंदर। लोग तो आपका नाम सुन के, आपका काम सुन के आ जाना चाहिए था उसमें। आपको गाड़ियां लगाने की जरूरत नहीं थी कि गाड़ियों के अंदर लोगों को भर भर के लेके आए करके। आप तो गृह मंत्री है, पुलिस से पता करिएगा
कि कहाँ कहाँ गाड़ियाँ भेजी गई थी, कहाँ कहाँ से लोगों को बिठाया गया था, लाया गया था करके उसमें। और वैसे भी बता दूं आपको, इतना सा ग्राउंड है साहब वो, आपको शोभा नहीं देता है कि इतने से ग्राउंड के अंदर, अरे हमारा डॉक्टर कराड़ अगर वहाँ पे खड़े हो जाता है ना तो इतना ग्राउंड तो वैसे भी भर जाता है उनका भाषण सुनने के लिए। उसमें आप आए हैं, बड़ा ग्राउंड लेना चाहिए था, बड़े ग्राउंड के अंदर है तो आपने सभा लेना चाहिए था। आधा ग्राउंड तो डी से ढक दिए कि बोले नहीं सिक्योरिटी के मामले में है तो डी लगेगा करके, फिर है तो आधा कुर्सियाँ लगा दिए है, कितनी कुर्सियाँ खाली थी ये भी क्लोजअप करके देखिएगा उसके अंदर। लोग जो है अमित शाह साहब होशियार हो गए हैं, अब वो वक्त नहीं रहा है कि आप आएंगे कुछ भी बोलेंगे और बोलकर चले जाएंगे। हर शब्द का आपका हम जवाब देने के लिए तैयार है। सर आदर्श घोटाले के बारे में क्या मतलब मामला कहाँ तक है और क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि कल जब अमित शाह साहब आए थे, वो देश के सहकार मंत्री भी है और उनके बाजू जो बैठे थे जिस वक्त ये आदर्श का घोटाला हुआ था वो भी महाराष्ट्र के सहकार मंत्री थे। तो मेरी उम्मीद थी कि जो 65,000 लोग टुकटुकी लगाए आपके भाषण को सुन रहे थे, उनकी उम्मीद थी कि अमित शाह साहब कुछ तो ये बोलेंगे कि नहीं मैं ये 65,000 लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा, इनका पैसा वापस करवाऊंगा करके। लेकिन आप तो अपना वही राग रचने के लिए आए थे, धर्म की राजनीति कैसी चलाई जा सकती है करके, उसके हिसाब से आए थे। लेकिन मेरी लड़ाई जो है वो मैं लड़ रहा हूँ, रास्ते के ऊपर भी लड़ रहा हूँ, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और मैं हाईकोर्ट के अंदर एक रिट भी डाला हुआ हूँ। देखें अब अदालत की भी मदद लेकर इन लोगों को इंसाफ कैसा मिलता है इसके लिए हम कोशिश करेंगे। पूरे भाषण में अमित शाह ने सिर्फ मजलिस को ही टारगेट किया, 10 से 11 बार नाम लिया गया। देखिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अमित शाह साहब आप जब यहाँ पर आएंगे तो महफिल आपकी सजेगी लेकिन चर्चा मेरा होगा करके, और आपने बिल्कुल सही साबित किया उसको। आप ही नहीं, आपके जितने भी लोग थे, ऐसा लग रहा था कि आपको कितना खौफ है, इतना डर क्यों है आपको, आप तो 400 के पार जाने वाले हैं।